हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 2 परीक्षा वाणी का जो अध्याय 2 है, उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें, तो हमारा जो उत्तरांचल राज्य बना वो तो भारतीय गणतंत्र के जो है 27वां राज्य था भारतीय गणतंत्र के क्रम में। और हिमालयी राज्यों के क्रम में जो है 11वां राज्य था के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण की पॉइंट बन रहा है दोस्तों। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम जो है उत्तराखंड कर दिया गया था। और बाकी घटनाओं उपरांत सन 2001 में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया उसका वर्णन अब हम करेंगे दोस्तों। बाकी सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य चिन्ह की। राज्य चिन्ह आप जो है इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। और शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। तो ये जो राज्य चिन्ह दिखाया गया है ये हमारे जो है उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्वरूप है उसी के अनुसार बनाया गया है दोस्तों। इस चिन्ह में जो है गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला और एक नीचे गंगा की 4 लहरों को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं इमेज में दोस्तों, इस चिन्ह में जो है एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों गोलाकार मुद्रा में जो है 3 पर्वत चोटियों को दिखाया गया है और नीचे गंगा की 4 लहरों को दिखाया गया है। और ये जो नीचे लाइनें हैं ये जो है गंगा की लहरों को प्रदर्शित कर रही हैं दोस्तों। और बीच में स्थित चोटी अन्य दोनों चोटियों से ऊंची है। आप देख सकते हैं दोस्तों इमेज में जो बीच वाली चोटी है ये रेड कलर की जिसमें अशोक का लाट सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये चोटी जो है अन्य 2 चोटियों से ऊंची है और उसके मध्य में अशोक का लाट अंकित है। आप देख सकते हो इमेज में दोस्तों। अशोक के लाट के नीचे मंडूकोपनिषद दिखा गया है। लाट के नीचे मंडूकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। अब बाकी बात करते हैं राज्य पुष्प की। अगर राज्य पुष्प की अगर बात करें तो मध्य हिमालयी क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पुष्प ब्रह्म कमल को उत्तराखंड राज्य ने राज्य पुष्प घोषित किया है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट कहीं से भी बन सकते हैं दोस्तों। राज्य पुष्प मध्य हिमालयी क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला ब्रह्म कमल को जो है उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्म कमल उत्तराखंड के कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है। तो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला पुष्प है ब्रह्म कमल। और यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। तो एस्टेरेसी किस कुल का पौधा है? तो एस्टेरेसी कुल का पौधा है ब्रह्म कमल। और इसका वैज्ञानिक नाम सोसोरिया अबलवे अबलवेलेटा है। सुसोरिया अबलवेटा। तो वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है कभी कभी। इसका जो वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया सुसोरिया अबलवेलेटा है। और उत्तराखंड में इसकी कुल 24 और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे उत्तराखंड में जो है ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हमारे उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां और पूरे विश्व की अगर बात करें दोस्तों तो पूरे विश्व में जो है 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। सुसोरिया गर्मिनोफोलिया, फेन कमल भी बोलते हैं, सुसोरिया गर्मिनोफोलिया और सुसोरिया लप्पा, सुसोरिया सिमेसोनिया तथा सुसोरिया ग्रासोफिफेरा कस्तूरा कमल कस्तूरा कमल उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। तो प्रजातियों के बारे में भी कभी भी पूछ लेता है। तो जो ब्रह्म कमल की जो प्रजातियां हैं वो हैं सुसोरिया गर्मिनोफोलिया फेन कमल का नाम है। और सुसोरिया लंपा और सुसोरिया सेमिसोनिया तथा सुसोरिया ग्रासोफिफेरा ये कस्तूरा कमल उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं दोस्तों। बाकी ब्रह्म कमल, फेन कमल तथा कस्तूरा कमल के पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्म कमल, फेन कमल तथा कस्तूरा कमल के पुष्प किस कलर के होते हैं। तो ये जो है बैंगनी कलर के होते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो उत्तराखंड के फूलों की घाटी केदारनाथ,
शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में यह पुष्प बहुतायत में पाया जाता है। तो उत्तराखंड की अगर बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड की फूलों की घाटी में हो गया, केदारनाथ में हो गया, शिवलिंग बेस में हो गया और पिंडारी ग्लेशियर में हो गया। तो यह जो है ब्रह्म कमल हमको जो है देखने को मिल जाएगा दोस्तों, बहुत मात्रा में पाया जाता है वहाँ पे। और स्थानीय भाषा में इसे कौल पद्म कहते हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्थानीय भाषा में जो ब्रह्म कमल है उसको क्या बोलते हैं? कौल पद्म बोलते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इस पुष्प का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधित पुष्प कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है बन गया है दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? तो महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधित पुष्प कहा गया है दोस्तों, सौगंधित पुष्प, ध्यान देना है, सौगंधित पुष्प। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो जो है केदारनाथ में स्थित भगवान शिव को अर्पित होने वाला यह पुष्प है और विशेष प्रसाद के रूप में इसको बांटा जाता है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर की होती है। कितनी सेंटीमीटर की होती है? क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर होती है। तो बारीकी से अध्ययन करेंगे दोस्तों, एक भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम मिस नहीं करेंगे। तो ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर। इसमें जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 माह तक फूल खिलते हैं। तो ये भी आ सकता है कि ब्रह्म कमल में जो है कितने महीने तक फूल खिलते हैं? तो 3 महीने तक इसमें फूल खिलता है, जो है जुलाई से सितंबर तक। और बैगनी रंग का इसका पुष्प जो है टहनियों में ही नहीं बल्कि पीले पत्तों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। और जिस समय इसके फूल खिलते हैं उस समय वहाँ का पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो राज्य पक्षी, राज्य पक्षी की अगर बात करें दोस्तों, तो हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल को राज्य पक्षी घोषित किया गया है, जैसा कि हम जानते हैं। और यह पक्षी लगभग संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाए जाते हैं। तो बात कर रहे हैं ये पक्षी जो है कितनी ऊंचाई में पाया जाता है? यह पक्षी लगभग संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र के 2500 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाया जाता है। मोनाल तथा डाफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन मोनाल मादा पक्षी है और डाफिया नर पक्षी है। तो इससे भी आ सकता है क्वेश्चन कि मोनाल कैसा पक्षी है? तो मादा पक्षी है मोनाल और डाफिया कैसा पक्षी है? नर पक्षी है दोस्तों। इसके बाद ध्यातव्य है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो ये भी मोनाल है। और नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है और हमारे राज्य का भी राष्ट्रीय जो राज्य पक्षी है दोस्तों वो क्या है? मोनाल है। तो 3 जो है चीज़ों का राज्य पक्षी है ये, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का तो राष्ट्रीय पक्षी है और हमारे राज्य उत्तराखंड का भी जो है मोनाल राज्य पक्षी है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और मोनाल का वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस एम्पीजेनस, याद रखना है, लोफोफोरस एम्पीजेनस, लोफोफोरस एम्पीजेनस है। इपेलेस, स्केलेट्री, ल्यूरी तथा ल्यूफोफोरियंस आदि इसकी 4 प्रमुख प्रजातियां होती हैं दोस्तों। बाकी जो है उत्तराखंड, कश्मीर, असम तथा नेपाल में स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मन्याल या मुनाल के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि उत्तराखंड, कश्मीर, असम तथा नेपाल के स्थानीय भाषा में मुनाल को क्या कहते हैं? तो मन्याल कहते हैं। मन्याल या मुनाल के नाम से जाना जाता है, मन्याल या मुनाल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद नीले, काले, हरे आदि रंगों के मिश्रण वाले इस पक्षी की पूंछ हरी होती है और मोर की तरह इसके नर के सिर पर रंगील कलगी होती है। और यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है अपितु किसी चट्टान या पेड़ के छिद्र में अंडे दे देती है। और वनस्पति, कीड़े मकोड़े, आलू मोनाल का प्रिय भोजन है। क्वेश्चन जो है आ सकता है मोनाल का जो है प्रिय भोजन क्या है? तो आलू मोनाल का सबसे प्रिय भोजन है। इसमें भी आलू विशेष प्रिय है। आलू की फसल को यह बहुत नुकसान पहुंचा देता है दोस्तों। इसके बाद जो है मांस और खाल के लिए मोनाल का शिकार अधिक होता है, जिससे इसकी संख्या दिनों दिन घट रही है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो राज्य पशु, राज्य पशु जैसे कि हम सभी जानते हैं उत्तराखंड सरकार ने वन आच्छादित हिम शिखरों पर
3600 से लेकर 4400 मीटर। इम्पोर्टेंट है। जो राज्य पशु है हमारा वह जो है वनाच्छादित हिम शिखरों में, जहाँ मतलब वर्ष भर बर्फ छाई रहती है, तो वनाच्छादित हिम शिखरों में पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य में पाए जाने वाला क्या है, कस्तूरी मृग को राज्य पशु घोषित किया गया है। तो कस्तूरी मृग कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिमालयी राज्यों में? तो ये पाया जाता है दोस्तों 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई में, ऊंचाई के मध्य में पाया जाता है दोस्तों। बाकी बात करते हैं अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रहा है यह पशु, और इस प्रजाति के मृग राज्य के केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जनपद के 2 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में पाया जाता है। यहाँ इस मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कस्तूरी मृग की जो है कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं हमारे राज्य में? तो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। बाकी कस्तूरी वाले मृग उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो इस मृग का अगर वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो इस जो मृग है कस्तूरी मृग, इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर याद रखना है, मास्कस काइसोगास्टर है। इसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद जो है इस मृग का रंग भूरा होता है, जिस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। इसके एक पैर में 4 खुर होते हैं दोस्तों। नर मृग की पूंछ छोटी और बाल रहित होती है, और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 20 इंच, और वजन की बात करें तो 10 से 20 किलो का होता है दोस्तों। तो इतना जो है हमारे पहाड़ी बकरियों में भी इतने केजी तो मिलता ही है, तो लगभग जो है पहाड़ी बकरी के बराबर ही होता है ये 10 से 20 केजी का, और इसकी घ्राण और श्रवण शक्ति बहुत तेज होती है दोस्तों। और आत्मरक्षा के लिए इसमें सींग के बजाय 2 बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं जो बाहर की ओर निकले रहते हैं दोस्तों। और मादा मृग की गर्भधारणा अवधि 6 माह की होती है। मादा जो कस्तूरी मृग होती है उसकी गर्भधारणा की अवधि होती है 6 माह। और इसके बाद में प्रायः एक ही मृग का जन्म होता है, और एक बार में जो है यह एक ही मृग को जन्म देती है। कस्तूरी नर मृग में पाया जाता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कस्तूरी किस मृग में पाया जाता है? तो नर जो मृग होता है उसमें कस्तूरी पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन है जिसमें अद्वितीय सुगंध होती है दोस्तों। इसका उपयोग सुगंधित सामग्रियों के अलावा दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी एवं ब्राइकायूरिस आदि रोगों के औषधियों के निर्माण में किया जाता है। बाकी कस्तूरी की मांग एक मूल्य अधिक होने के कारण इसका अवैध शिकार अधिक हो रहा है दोस्तों, जिससे इसकी संख्या और लिंग अनुपात में तेजी से गिरावट आ रही है। और बाकी यद्यपि सरकार द्वारा इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए 1972 से ही प्रयास किए हैं दोस्तों। तो 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कस्तूरी मृग केदारनाथ में जो है कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? तो 1972 में की गई थी दोस्तों, 1972 में। और 1977 की अगर बात करें तो 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कब की गई है? 1977 में, 1977 में। और 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी दोस्तों। 1986 में पिथौरागढ़ में है अस्कोट अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और 1982 में जो है चमोली जिले के कैंचुला खर्ग में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। तो कैंचुला खर्ग कहाँ है दोस्तों? कैंचुला खर्ग में जो है कैंचुला खर्ग है चमोली में। कैंचुला खर्ग में जो है चमोली के कैंचुला खर्ग में 1982 में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। बाकी राज्य की वन्य जीव गणना 2005 के अनुसार कस्तूरी मृगों की संख्या 274 और 2003 में बढ़कर जो है 279 हो गई है। बात करते हैं राज्य वृक्ष की। तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, राज्य वृक्ष है बुरांस दोस्तों, और इसका वैज्ञानिक नाम है रेडोड्रॉन आर्बोरियम। रेडोड्रॉन
आर्बोरियम, रेडोड्रॉन आर्बोरियम है। और यह एक क्या है, पर्वतीय वृक्ष है दोस्तों। और 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है बुरांस। क्वेश्चन आ सकता है कि बुरांस जो है कितने हजार मीटर की कितनी मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। तो 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाला बुरांस, फूलों का रंग जो है चटक लाल होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों। और इसके ऊपर बढ़ने पर फूलों का रंग क्रमशः गहरा लाल, हल्का लाल मिलता है। और 11,000 फुट की ऊंचाई पर जो है सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है इसकी, सफ़ेद रंग के बुरांस कितनी हज़ार मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो 11,000 फुट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं दोस्तों। कौन से बुरांस, सफ़ेद रंग के बुरांस 11,000 फुट की ऊंचाई पर। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और बुरांस का जो फूल होता है वो मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे खिलना शुरू होता है और बैसाख तक पूरा खिल जाता है। इसके बाद गर्मी के बढ़ जाने के कारण इसके फूल सूखकर गिरने लगते हैं। औषधीय गुणों से युक्त जो है बुरांस के फूलों का जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। और इसके फूलों से रंग भी बनाया जाता है दोस्तों। और बुरांस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट ही होती है और इसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है दोस्तों, और जिसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। और पत्तों की अगर बात करें तो पत्ते मोटे होते हैं और जिनसे जो है खाद बनाया जाता है। और बुरांस के अवैध कटान के कारण वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा है दोस्तों कि बुरांस के अवैध कटान के कारण वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। तो बुरांस को जो है संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया था, 1974 में, 1974 में, 1974 में जो है बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। तो ये तो था, महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। ये हमारे राज्य के जो राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पशु है, और जो है वो जो है कितने हज़ार मीटर की ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद बात करते हैं शासन और प्रशासन की। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। देश के अन्य राज्यों की तरह इसका भी शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप संचालित होता है। तो जो है देश के अन्य राज्यों की तरह ही हमारे राज्य उत्तराखंड का भी शासन प्रशासन जो है संविधान के अध्याय 6 अनुच्छेद की अगर बात करें, अनुच्छेद 152 से 237 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप जो है संचालित होता है। अध्याय के अनुच्छेद 6 से जो है अध्याय 6 और अनुच्छेद की अगर बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 152 से 237 तक जो है हमारे राज्य उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। अध्याय 6 यानी संविधान के जो अध्याय 6 है, और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 152 से 237 तक, अध्याय 6 के अनुच्छेद 152 से 237 तक जो है हमारे राज्य उत्तराखंड का वर्णन मिलता है, उसमें जो है संकलित होता है। और संविधान के अनुरूप राज्य में शासन प्रशासन की संसदात्मक प्रणाली लागू है, जिसके 3 प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। कार्यपालिका हो गया, कार्यपालिका की अगर बात करें तो कार्यपालिका में जो है राज्यपाल हो गया, मंत्री परिषद हो गया, सचिवालय हो गया, और महाधिवक्ता हो गया। ये किस में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है आयोग कि राज्यपाल जो है किस अंग में आता है, राज्यपाल जो है किस संसदात्मक प्रणाली के अंग में आता है। तो राज्यपाल कार्यपालिका में आता है, और मंत्री परिषद भी जो है कार्यपालिका में ही आते हैं, और सचिवालय की अगर बात करें ये भी कार्यपालिका में ही आता है, और जो है महाधिवक्ता भी जो है कार्यपालिका के अंडर ही आता है दोस्तों। बाकी बात करते हैं विधानमंडल की। तो विधानमंडल में जो है राज्यपाल और विधानसभा आती हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विधानसभा में जो है राज्यपाल और विधानसभा आती हैं, राज्यपाल और विधानसभा। एवं उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय आता है। क्या क्या आता है, एवं उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो फर्स्ट संसदात्मक प्रणाली की अगर बात करें तो इसके 3 अंग जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो हैं कार्यपालिका, विधानमंडल और उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय। कार्यपालिका की अगर बात करें तो कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्री परिषद, सचिवालय, विभाग तथा महाधिवक्ता आते हैं। और विधानमंडल की अगर बात करें तो विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा ये आते हैं। और तीसरा जो अंग है हमारे शासन प्रणाली का, उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय है। बात करते हैं कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका में अगर राज्यपाल की अगर बात करें तो कार्यपालिका के अंदर मैंने बताए थे आपको कि कार्यपालिका के अंतर्गत जो है राज्यपाल, मंत्री परिषद और सचिवालय विभाग आता है, और महाधिवक्ता भी कार्यपालिका के ही अंदर आता है।
तो राज्यपाल की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है जिसे राज्यपाल गवर्नर के नाम से जाना जाता है। तो संविधान के 153 के अनुसार मैंने बताया था ना दोस्तों कि हमारे राज्य का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के अध्याय 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित है। अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित है। तो अनुच्छेद 153 में बोला गया है कि राज्य के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था की गई है उसमें, जिसे राज्यपाल गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल शब्द जो है राज्य सरकार का बोध कराता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है दोस्तों, लेकिन वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियों प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है और राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल ही होता है। क्वेश्चन कई बार आ सकता है, आज आ गया है दोस्तों कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है दोस्तों वह होता है राज्यपाल। ठीक है नहीं। तो गुरमीत सिंह जी हैं हमारे राज्यपाल, तो वो हमारे राज्य के कौन है, प्रथम नागरिक हैं। तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति भी होता है। हमारे राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका कुलपति कौन रहेगा, राज्यपाल रहेगा दोस्तों। और जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख भी होता है दोस्तों। विवेकाधीन शक्तियों का जो है प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख भी होता है। और राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति भी राज्यपाल होता है और राज्य का प्रथम नागरिक भी राज्यपाल होता है दोस्तों। और राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है दोस्तों वो 5 वर्षों के लिए की जाती है और इसको कौन करता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। और वह उसके इच्छा पर्यंत जो है पद धारण करता है। राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत ही पद धारण करेगा कौन, राज्यपाल दोस्तों। और राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है दोस्तों। और राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारे उत्तराखंड राज्य का जो वर्णन है वह अध्याय 6 संविधान के अध्याय 6 और अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित है। अध्याय 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित है। 153 में जो है हमारे राज्य के राज्यपाल का वर्णन है और इसमें राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वह वास्तविक प्रमुख होता है। और राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति भी राज्यपाल होता है। और राज्य का जो है प्रथम नागरिक भी राज्यपाल ही होता है दोस्तों। और राज्यपाल की नियुक्ति जो है 5 वर्षों के लिए की जाती है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति उसे जो है अपने इच्छा पर्यंत पद धारण कराता है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं कार्यपालिका के दूसरे अंग की। जो कार्यपालिका की दूसरी अंग है वो है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की अगर बात करें दोस्तों तो संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार देखो 153 में तो क्या था, राज्यपाल का उल्लेख था कार्यपालिका का। और 164 की अगर बात करें तो 164 में जो है मंत्रिपरिषद। तो संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वोत्तम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल जो है किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री जानते ही हो आप लोग, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी जी हैं हमारे। तो जो है वो राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है। संविधान के 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है और मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। बाकी राज्य मंत्रिपरिषद अनेक प्रशासनिक विधायिनी तथा वित्तीय कार्य करती हैं। यहाँ मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती हैं। मंत्रिपरिषद ही विधानमंडल की पद प्रदर्शक तथा शासन की धुरी होती हैं। यह एक विचारशील और नीति निर्णायक निकाय है। वह कड़ी है जो शासन की कार्यपालिका अंग को व्यवस्थापिका से जोड़ती है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कार्यपालिका का जो अंग है मुख्यमंत्री की।
मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। तो इम्पोर्टेंट है कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वह राज्य शासन का कप्तान है। और मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है दोस्तों। मंत्रिमंडल में जो है उसकी विशिष्ट स्थिति होती है। उसके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप भी बोल सकते हैं दोस्तों। बाकी बात करते हैं सचिवालय की। और सचिवालय की अगर बात करें दोस्तों, तो सचिवालय जो है राज्य का वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं। अतः ये प्रशासन के गूढ़ताओं से अवगत हों यह आवश्यक नहीं होता दोस्तों। इसीलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव, इम्पोर्टेंट है, सचिवालय का जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है उसको जो है क्या बोलते हैं? मुख्य सचिव बोलते हैं दोस्तों। सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? मुख्य सचिव बोलते हैं। और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। विभाग के सचिव को क्या बोलते हैं? शासन सचिव कहा जाता है। वह प्रायः IAS का वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की यहाँ पे। तो 1814 में गढ़वाल और 1815 में कुमाऊं पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद कुमाऊं जनपद का गठन किया गया था। इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है दोस्तों कि 1814 में गढ़वाल और 1815 में कुमाऊं पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद कुमाऊं जनपद का गठन किया गया था। और गढ़वाल नरेश से लिए गए क्षेत्रों को कुमाऊं का एक परगना बनाया गया, जबकि देहरादून, चकराता आदि क्षेत्रों को पहले सहारनपुर फिर कुमाऊं में सम्मिलित किया गया दोस्तों। उत्तराखंड में केवल 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां हैं, कुमाऊं जनपद और टिहरी रियासत में गठित था। ठीक है। और 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया। इंपॉर्टेंट है कि जो है ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब लाया गया? ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब लाया गया था? तो 1840 में लाया गया था। बाकी 1854 में कुमाऊं मंडल का गठन कर नैनीताल में मुख्यालय बनाया गया था। 1854 में जो है कुमाऊं मंडल का गठन हुआ था। 1854 में कुमाऊं मंडल का गठन कर नैनीताल में मुख्यालय बनाया गया था। और 1890 में कुमाऊं कमिश्नरी में केवल कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल के 2 जिले ही रहे दोस्तों। और 1891 में कुमाऊं जिले को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया था। तो अल्मोड़ा और नैनीताल जिले कब बने थे हमारे? 1891 में, 1891 में बने थे 2 जिले दोस्तों हमारे। 1891 में कुमाऊं के अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिले बनाए गए थे, अल्मोड़ा और नैनीताल। और इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 तक कुमाऊं मंडल में केवल 3 जिले थे, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल। और 1949 में कुमाऊं मंडल के केवल 3 जिले थे, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल, और एक रियासत टिहरी सम्मिलित थी। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के 4थे जिले के रूप में सम्मिलित कर दिया गया था, टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया था। तो टिहरी गढ़वाल जिला कब बना था दोस्तों हमारा? 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949। अल्मोड़ा और नैनीताल बने थे 1891। अल्मोड़ा और नैनीताल बने थे 1891 में। और टिहरी रियासत कब बना, सॉरी, टिहरी गढ़वाल कब बना था? 1 अगस्त 1949। 1891 में अल्मोड़ा, नैनीताल, और 1949 में बना था हमारा टिहरी गढ़वाल। सन 1960 में टिहरी जिले से उत्तरकाशी, पौड़ी जिले से चमोली व अल्मोड़ा जिले से पिथौरागढ़ नामक नए जिले बनाए गए थे। तो 1960 में टिहरी जिले से उत्तरकाशी, 1960 में जो है टिहरी से उत्तरकाशी और पौड़ी से जो है चमोली बनाया गया था 1960 में। उत्तरकाशी, चमोली और अल्मोड़ा जिले से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ नामक जिले बने थे। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की स्थापना की अगर बात करें तो 1960 है दोस्तों। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की स्थापना कब है? 1960। टिहरी जिले से जो है उत्तरकाशी, पौड़ी से चमोली और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ बनाया गया था। सन 1969 में गढ़वाल मंडल गठित कर पौड़ी में कुमाऊं मंडल मुख्यालय बनाया गया। और टिहरी, पौड़ी, चमोली व उत्तरकाशी को कुमाऊं मंडल से निकालकर इसके अधीन रखा गया, जबकि नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ को कुमाऊं मंडल के अधीन रहने दिया गया था। सन 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है कि जो है देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित किया गया था? तो सन 1975 में। सन 1975 में जो है देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर
गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया था। 28 दिसंबर 1928 को हरिद्वार का सदन हुआ था। हरिद्वार के अगर गठन की अगर बात करें तो 28 दिसंबर 1928 को हरिद्वार बना था। 1928 को हरिद्वार बनाया गया था। और 30 दिसंबर 1995 को उधम सिंह नगर और 15 सितंबर 1997 को चंपावत और बागेश्वर। तो हमारा जिला जो चंपावत बागेश्वर है दोस्तों, वो भी 1997 को बना था। तो 15 सितंबर 1997 को चंपावत और बागेश्वर जिले का गठन किया गया था। और 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जिले का गठन किया गया था दोस्तों। तो 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जिला बनाया गया था दोस्तों। एक बार जिलों की अगर बात करें तो 1900 ये जो है अल्मोड़ा और नैनीताल की अगर बात करें तो अल्मोड़ा और नैनीताल बनाए गए थे दोस्तों 1891 में। 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल बनाए गए थे। और 1 अगस्त 1949 को जो है टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया। तो टिहरी गढ़वाल कब बना था? 1 अगस्त 1949 को। और 1960 में टिहरी से उत्तरकाशी और पौड़ी से चमोली और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ नामक जिले बनाए गए थे। तो कुल मिलाकर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की स्थापना की अगर बात करें तो 1960 में। और 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया था। 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर जो है गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया गया था। और 28 दिसंबर 1928 को हरिद्वार का गठन किया गया था। 28 दिसंबर 1928 को हरिद्वार का गठन हुआ था दोस्तों। और 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर और 15 सितंबर 1997 को चंपावत और बागेश्वर